सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। इंग्लिश एयरलाइन स्थित एक गेस्ट हाउस में गाजीपुर के युवक ने की खुदकुशी। एक दिन बाद होना था युवक का तिलक। बीएचयू में शुरू हुआ 4 दिवसीय इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट का 23वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन। फिल्म स्टार अजय देवगन पहुंचे काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और सुबह बनारस संस्था ने मनाया अपना 9वां स्थापना दिवस। शामिल हुई पद्मश्री मालिनी अवस्थी। और अब समाचार विस्तार से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट के 23वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने दीप प्रज्वलन और तुलसी के पौधे का पूजन तथा महामना के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आज समाज में मानसिक समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। विकास के साथ साथ हम मानसिक रोगी भी बनते जा रहे हैं। इसको लेकर आज जो 4 दिन से मंथन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में शुरू हुआ है, इसमें जरूर मानव को मानसिक रोगों से निदान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि काशी से ही मानसिक समस्याओं का भी निदान होगा। काशी सनातन काल से ही मानव को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने को लेकर अपना योगदान देती आ रही है। काशी में होने वाला यह 4 दिवसीय सम्मेलन जरूर मानव को मानसिक रोगों से दूर करेगा। आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने किया। संचालन अविनाश डिसूजा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुकांत मित्तल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, डॉक्टर तनु सिंह, डॉक्टर एम त्रिपाठी सहित काफी संख्या में मनोचिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अधिकांत डिसूजा ने किया। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे शहर में हो रही है। इसमें दूर दूर से डेलीगेट्स आए हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि मानसिक रोग और मानसिक रोगों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें, और उसमें हम लोग एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हर साल हम लोग बैठ के इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आगे जाके मानसिक रोगों को किस तरह से संभाला जाए और जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से अपने शहर में अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इस बार की कॉन्फ्रेंस हमारी नॉर्मली 2.5 दिन की होती है, पर इस बार 3.5 दिन की है, क्योंकि इस बार बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 2 साल से, जैसे कोविड के बाद से मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर पूरा आधा दिन समर्पित है उन समस्याओं को डील करने के लिए। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चों में जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड हैं। प्लस वृद्धावस्था में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खासकर अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिल्म स्टार अजय देवगन गुरुवार को रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर दुर्ग का भ्रमण कर श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई। फिल्म स्टार और रियल सिंघम अजय देवगन गुरुवार को रामनगर पहुंचे। इसके बाद मोटरबोट से 80 घाट, चेत सिंह समेत अन्य घाटों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ दरबार में भी हाजिरी लगाई। अजय देवगन के अचानक काशी आगमन के दौरान आम लोगों के अलावा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में भी सेल्फी लेने की होड़ मची रही। फिल्म स्टार अजय देवगन बगैर किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दोपहर लगभग 1:30 बजे रामनगर दुर्ग पहुंचे। वह मोटरबोट से किले के पश्चिमी द्वार स्थित खिड़किया घाट आए। भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे अजय का किले में पहुंचने पर रामलीला ट्रस्ट के मंत्री जयप्रकाश पाठक ने स्वागत किया। उन्होंने किले के गंगा मॉल स्थित स्विमिंग पूल और खिड़किया घाट का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद रामनगर से मोटरबोट द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पहुंचे। इसके बाद अजय देवगन ने श्री काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा। बुधवार की रात इंग्लिश एयरलाइन स्थित गेस्ट हाउस में गाजीपुर के 28 वर्षीय युवक कुलंजय राय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिश एयरलाइन स्थित गेस्ट हाउस में बुधवार की रात गाजीपुर के युवक कुलंजय राय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। कुलंजय की 2 दिसंबर को शादी होने वाली थी और कल ही तिलक था। इससे पहले उसने मौत को गले लगा लिया। कमरे में उसका एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें युवक ने लिखा है कि वह शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हुआ मृतक कुलंजय राय। इससे पूर्व में भी इस गेस्ट हाउस में इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अंकित गेस्ट हाउस में एक किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, तो खबर मिलते हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि कुलंजय राय नाम के लड़के ने
जो कि गाज़ीपुर का रहने वाला है, उसने सुसाइड कर लिया है कमरे में। सुबह 10 बजे के बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका, तो जब गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने देखा तो फिर इस तरीके की हमारे पास सूचना हुई। कुछ जानकारी मिला क्या सुसाइड कारण क्या रहा है? सुसाइड नोट मिला है, अभी उसका अवलोकन करा जा रहा है, फैमिली से बात करी जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। कुछ ऐसा एक शादी के लिए होती है? हाँ, उसके बारे में कुछ पता चला है, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, थोड़ा गहनता से और इसमें जांच कर ली जाएगी। गुरुवार की सुबह आदमपुरा के कोनिया विजयपुरा स्थित माता बरी मंदिर के पास एक युवक का शव मिला। आदमपुर के कोनिया विजयपुरा स्थित माता बरी मंदिर के पास वरुणा नदी में गुरुवार की सुबह युवक का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की शिनाख्त जैतपुरा के जलालीपुरा निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद जाहिर के रूप में हुई है। घर वालों के अनुसार युवक सोमवार को घर से निकला था, इसके बाद वापस नहीं लौटा। इनकी माने तो युवक नशे का आदी था, कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही बेरोजगार था। सोमवार को भी कुछ पैसे का जुगाड़ कर घर से निकला था। पिता ने आशंका जताई कि नशे की हालत में पुल की रेलिंग से नीचे गिर गया होगा, इससे उसकी मौत हुई होगी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम को भेजने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई में जुटी रही। में हमारा साढ़ू का लड़का जो है जाकर बताया कि किसी की डेड बॉडी मिली है। अच्छा, तो जब पहुंचे वहाँ तब देखने के बाद कंफर्म हुआ। तो कंफर्म है कि वो आपका ही बेटा है? जी। क्या करते थे ये आपके बेटे जो? ये 4 साल से एकदम बेरोजगार था। अच्छा। और नशे का टेबलेट वगैरह यूज़ करता था और इधर उधर चोरियाँ करने लगा। और उसी में जो है सोमवार को ये निकला है और 30-40 रुपया इधर उधर से मांगा है और उसके बाद जो है गायब हो गया। कब के गायब थे? सोमवार को तो 2:30 बजे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में 25 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमि पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की बौद्धिक विरासत परियोजना के अंतर्गत वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमि पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 25 नवंबर शुक्रवार को वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में किया जा रहा है। संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र ने सदन में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि देवताओं के पूजन की परंपरा हम वैदिक काल से ही करते आ रहे हैं। वैदिक साहित्य में विष्णु और रुद्र दोनों ही एक प्रमुख देवता के रूप में हैं। उनका ही उपबृहंग पुराणों ने किया है और पौराणिक साहित्य में विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। दशावतारों में एक भगवान राम को भारतीय परंपरा और संस्कृति में आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी विषय के विविध पक्षों पर सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और इतिहास तथा पुरातत्व की दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक दृष्टि से एक लोक विमर्श, एक लोक संवाद का यह एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसमें देश के लगभग 25 मूर्धन्य विद्वान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा मंत्रालय का एक बौद्धिक विरासत परियोजना है, उसके तहत यह एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कल से प्रारंभ हो। वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। जाम से वाराणसी का नाता तो अब चोली दामन के संबंध जैसा प्रतीत हो रहा है। वाराणसी का जाम से नाता कोई नया नहीं है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि इसका संबंध चोली दामन वाला है। कब कहां जाम लग जाए कहा नहीं जा सकता। नगर के फुलवरिया गेट संख्या 5 पर जाम एक नया पॉइंट बन गया है। यहाँ जाम भी ऐसा लग जाता है कि लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकना पड़ता है। जाम के कारण कभी कभी आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रहती है। जब पटरी खाली होती है तभी वह आगे बढ़ पाती है। समस्या से राहगीरों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में गेटमैन कन्हैयालाल यादव ने बताया कि यहाँ पीक टाइम के समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से गेट बंद करने में दिक्कत होती है। कई बार आरपीएफ जवान के लिए मांग की जाती है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ तक नौबत आती है कि लोको पायलट को ट्रेन से उतरकर गेट बंद कराकर ट्रेन को पार कराना पड़ता है।
लालता बताते हैं कि कभी कभी ट्रेन आने पर लाल झंडा दिखाकर उसे रोकना पड़ता है। सिंगल रास्ता होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ बहुत सारे हैं सर जो है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, और 4 नंबर गेट बंद होने की वजह से इस पर ट्रैफिक और दुगनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमको गेट बंद करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं आरपीएफ के लिए कई बार कंप्लेन किए कि सर स्टेशन महोदय से, एसएम महोदय से आवेदन किए, मतलब कि रिक्वेस्ट किए, फिर भी लोग इमरजेंसी में आते हैं, घंटे आध घंटे चले, उसके बाद चले जाते हैं, जबकि यहाँ 24 आवर्स ज़रूरत है आरपीएफ की। और गाड़ियाँ पिट रही हैं, सब जान रहे हैं, यहाँ आधे आधे घंटे गाड़ियाँ पिटी हैं। ड्राइवर आकर के लोको पायलट दोनों तरफ जो है डाउन साइड अप साइड दोनों साइड खड़े होकर के जो है गाड़ी को पार कराते हैं, गेट बंद कराते हैं, फिर गाड़ी निकलती है। इस कंडीशन में हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम ही लोग जान रहे हैं। ये सब सारी समस्या मैं अपने अधिकारीगण से भी सूचित कर दिया हूँ, लेकिन ये सर जो है अभी तक कोई इसका जो है हला भला नहीं हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिक जय हिंद सरोज ने बताया कि 4 नंबर गेट पुल निर्माण की वजह से बंद है। इससे इस मार्ग पर ट्रैफिक अधिक होने से जाम लगता है। यहाँ कोई गार्ड भी तैनात नहीं रहता। यदि गार्ड तैनात कर दिया जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। एक अन्य नागरिक शीतला पाल ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लग जाता है, ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पुल की ज़रूरत है। ट्रेनें आती है तो कभी जाम लग जाता है, बहुत भयंकर जाम लगता है। यहाँ ओवरब्रिज की आवश्यकता है। आगे भी ओवरब्रिज बन रहा है, गेट बंद हो गया है। अब तो ओवरब्रिज बने या अंडरपास दे, कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जाम लगती है तो क्या होता है? जाम लगता है तो घंटों झेलना पड़ता, आधा घंटे लग जाता है, 20 मिनट लग जाता है। क्या ट्रेनें भी रुक जाती हैं? ट्रेनें भी रुक जाती हैं, ट्रेन भी कभी कभी रुक जाती है। लोगों का आवागमन जारी रहता है और गेट बंद नहीं हो पाता है, इतनी भीड़ लगी रहती है। क्या वजह है? मुझे कहा कि ओके पास न मिली तो जाई ना, सिग्नल गिरी न पाई तो कहाँ से जाई? तो ड्राइवर होते हैं? हाँ, ड्राइवर उतर के पास करला। यहाँ पुलिस है? पुलिस को पता नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर प्रशासन दे, पास कराओ बजे। जाम बहुत होती है? बहुत जाम लग जाते हैं, बदौली से लेकर यहाँ बौलिया तक जाम है जाम। 25 व 26 नवंबर को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लंका में बाल मैत्री दिवस एवं भाषा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लंका में आगामी 25 नवंबर को बाल मैत्री दिवस एवं 26 नवंबर को भाषा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। भाषा उत्सव के मुख्य अतिथि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी होंगे तथा बाल मैत्री दिवस में मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव व्यास होंगे। कार्यक्रम के विषय में विद्यालय के निदेशक ओहायो मेडिकल कॉलेज में पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर सुमन कुमार मिश्र ने बताया कि भाषा उत्सव विद्यालय का एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पूरे शहर के विद्यालयों के छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय विगत 20 वर्षों से भाषा उत्सव एवं बाल मैत्री दिवस का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों में भाषा के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। वहीं बाल मैत्री का उद्देश्य बच्चों में प्रेम, सद्भावना और मैत्री पिरोना है। बाल मैत्री दिवस 25 तारीख को मनाया जाएगा। आज 24 है, कल होगा 10 बजे से 4 बजे संध्या तक, और इसमें करीब 15 स्कूल वाराणसी के सम्मिलित हो रहे हैं। उनके बच्चे करीब 500 से ऊपर बच्चे इसमें भाग लेंगे। और जो बाल मैत्री दिवस है, इस हम लोगों का बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को आपस में दोस्ती हो दूसरे स्कूलों से, बच्चों से, और एक उनको मेला जैसे लगता है, बाल मेला आप उसको हिंदी में कहना चाहिए, तो बाल मैत्री दिवस बाल मेले की तरह है। छोटे बच्चे इसमें खाली आवेंगे जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम के नवनिर्माण का काम अब आकार लेने लगा है। सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम के नवनिर्माण का काम अब आकार लेने लगा है। प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है। इसके लिए पाइलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब बाकी निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग खेलों के लिए एक बहुउद्देशीय
कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों के कोर्ट तैयार होंगे। लगभग 400 करोड़ की लागत से सेगरा स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। शेष बचे 2 चरण में हॉकी और फुटबॉल के मैदान सहित स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। यह सारे कार्य स्मार्ट सिटी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। सन 2023 में निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। सुबह बनारस संस्था का 9वां स्थापना दिवस 80 घाट पर मनाया गया। 80 घाट पर सुबह बनारस संस्था का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। पद्मश्री मालिनी अवस्थी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहुंची। इस दौरान सर्वप्रथम उन्होंने महायज्ञ में शामिल होकर हवन पूजन किया। वहीं सांस्कृतिक मंच पर भी अपनी प्रस्तुति दी। सुप्रसिद्ध लोक गायिका ने काशी तमिल संगमम के आयोजन को सराहा। वो बोली, घर में बुलाया नहीं जाता, कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। महादेव की नगरी और गंगा जी का किनारा 80 घाट पर यह पूजन मंच, जहां पर अनवरत संगीत की सेवा हो रही है। गंगा आरती के बाद विश्व कल्याण के लिए यज्ञ के बाद स्वर्ग की प्रणामी दी जाती है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे यहाँ 9वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया है। एक तो महादेव की नगरी, ऊपर से गंगा जी का किनारा और 80 घाट पर ये पूजित मंच, जहाँ पर अनवरत संगीत की सेवा हो रही है, जहाँ पर गंगा जी की आरती के बाद विश्व कल्याण के यज्ञ के बाद यहाँ पे स्वर्ग की प्रणामी दी जाती है। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 9वीं वर्षगांठ में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। अपने घर में तो खैर बुलाया नहीं जाता कहते हैं, आज मेरा अवसर आया और इतने अच्छे, इतने बड़े विद्वान यहाँ पे सब आज समक्ष सुन रहे थे बैठ कर के। ये एक कलाकार के लिए भी सौभाग्य की बात है। दूसरा, मैं यहाँ बैठी थी आज अपने गुरु का ही स्मरण कर रही थी, श्रद्धेय अप्पा जी, और मैं यही सोचती हूँ कि जब पूरे विश्व में आप कहीं जाए तो काशी की भोर प्रसिद्ध है, लेकिन काशी की भोर बाहर से कोई व्यक्ति आए और देखना चाहे कैसी होती है तो उसको सिर्फ सुबह बनारस में आना है। 5, साढ़े 5 बजे यहाँ आकर धूनी रमा लेनी है। यहाँ जो होता है वो अद्भुत है। आप यहाँ पर जब 2-2.5 घंटा बिता करके सवेरे निकलते हैं यहाँ से, तो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति में जो अग्नि को प्रणाम, जो ऊर्जा को नमन, जो सूर्य को नमन प्रणाम, जो जल को प्रणाम, जो सृष्टि के कल्याण के लिए सामूहिक यज्ञ की आहुति की भावनाएं, ये वास्तव में कैसे हमारे पूर्वज करते थे, ये यहीं देख कर के अनुभूत किया जा सकता है। तो आज गाकर बहुत 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 आत्मिक संतोष मिला। काशी तमिल संगमम महोत्सव के चौथे दिन हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ, गंगे के पावन भजन के साथ विभिन्न प्रस्तुतियां हुई। काशी विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी के छात्रों ने हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ, गंगे की मधुर गीत के साथ किया। उसके उपरांत दूसरी प्रस्तुति में बालिकाओं ने भगवान शिव विवाह एवं भागवत शिव एवं पार्वती के रौद्र रूप के लीला पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति शिवानी मिश्रा, प्रमोद विश्वकर्मा की टीम ने किया। कार्यक्रम की इस प्रस्तुति को तमिल और क्षेत्रीय भाषा दोनों में प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा षणमुगम, अध्यक्ष मैसर्स वॉर्सा इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद थे। कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति तमिलनाडु से मुत्तु चंद्रन तोवाली के नेतृत्व में तोलपावा कुथु कठपुतली नृत्य दक्षिण भारत सभ्यता में भगवान राम के चरित्रों की प्रस्तुति की गई, जिसे देख दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की तृतीय प्रस्तुति में तमिलनाडु के लोकगीत एवं लोक नृत्य का मंचन श्री एस जयवियोट, जय कुमार कराकुड़ द्वारा किया गया, जिसमें तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें उत्तर और दक्षिण के संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम की चौथी प्रस्तुति कलाई मामड़ी प्रिया मुरली के नेतृत्व में भरतनाट्यम की दी गई। कार्यक्रम की पांचवी प्रस्तुति ने दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का मन मोह लिया। तमिलनाडु के कलाई मामड़ी जू के नेतृत्व में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मयूर एवं बुल डांस की प्रस्तुति की गई।
संगमम में लोगों की उमड़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है कि काशी वासियों के बीच काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक प्रस्तुति काफी सराही जा रही है। वहीं विभिन्न स्टॉलों पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। श्री श्याम मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय श्री राधा माधव भागवत कथा का गुरुवार को समापन हुआ। श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट एवं श्री श्याम मंडल के तत्वावधान में लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय श्री राधा माधव भागवत कथा के चौथे एवं अंतिम दिन गुरुवार को कथाव्यास संत रितेश्वर जी महाराज ने कथा श्रवण कराते हुए कहा कि जीवन में क्रोध में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है और यही स्थिति बदले की भावना से किए गए कार्य में भी लागू होती है। हमें अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। आचरण में सुधार प्राथमिक स्तर पर ही संभव है, जहां हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, इसके बाद पिता और शिक्षा देने वाला गुरु होता है। भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उज्जैन की पावन धरा पर महर्षि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, जहां उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। संत रितेश्वर महाराज ने कहा कि कोई भी ग्रंथ, चाहे वह रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो या उपनिषद हो, सभी हमें जीवन जीने के सही मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ ज्ञान का वर्धन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि राधा रानी के भक्ति, प्रेम और करुणा के प्रभाव के कारण वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाने सभी जगह का वातावरण प्रेममयी बना रहता है और सबके जीवन में आनंद रहता है। कथा में भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों से भी माहौल भक्तिमय बना रहा। कथा का शुभारंभ व्यासपीठ के पूजन एवं पोथी पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर हरिमोहन सिंह, टप्पू बाबू, कृष्ण मोहन सिंह, मदन मोहन पोद्दार, नीलम पोद्दार, राजेश तुलस्यान, सुरेश तुलस्यान, हनुमान पेड़ीवाल, विधायक नीलतन पटेल नीलू, डॉक्टर अशोक राय, विजय बहादुर सिंह आदि ने आरती उतारी। कुछ नहीं लिया कृष्ण से, कृष्ण ने सब ले लिया। पूरा द्वारिका उनके चरणों में गिर गया। क्यों? बोले जय हो संत महंत की, जय हो संत महंत की। आज तक इस द्वारिकाधीश के पास हजारों लोग आए थे नंगे, गाड़ी भर के सामान लेके गए। तुम पहले ऐसे अलबेले महात्मा हो जो आए थे उसी लंगोटे में थे और जा भी उसी लंगोटे में है। क्या सम्मान और केवल नमोता नहीं मिला, जब घर पहुंचे तो क्या मिला? 2 लोग की संपत्ति मिल गई। क्यों घबराते हो? वास्तव में दुनिया में अगर कहीं मुक्ति है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो ईमानदारी में है। धन भी होगा, दौलत भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी होगी। काशी तमिल संगमम के महाउत्सव में 26 और 27 नवंबर को 2 दिवसीय 2020 काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का भी आयोजन हो रहा है। काशी में चल रहे काशी तमिल संगमम को विस्तार देते हुए इसे लोक उत्सव बनाने के लिए ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन एवं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय 2020 काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम का आयोजन जनरा इंटर कॉलेज रामापुरा रेवड़ी तालाब के मैदान में 26 एवं 27 नवंबर को किया जा रहा है। यह जानकारी आयोजन समिति के चेयरमैन वेंकटरमन घनपाटी, ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एवं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ महानगर के संयोजक डॉक्टर संजय चौरसिया व ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा ने गुरुवार को जनरा इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि काशी और तमिल के बीच यहाँ दिव्यांग क्रिकेट से खेल और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दिव्यांगजनों को भी राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का अवसर मिलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 3 मैच खेले जाएंगे। शनिवार को इस मैच का शुभारंभ होगा, जिसमें एक मैच खेला जाएगा तथा रविवार को 2 मैच खेला जाएगा। इस मैच के उद्घाटन के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के 15 खिलाड़ी काशी आ रहे हैं, जो 25 तारीख की रात में काशी आ जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पर सुब्रमण्यम भारती कप रखा गया है। काशी तमिल दिव्यांग क्रिकेटम के आयोजन सचिव
डॉक्टर अजीत प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। ये 26 और 27 नवंबर को खेला जाएगा। ये जय नारायण जो ये कॉलेज जहाँ पर अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पर आप बैठे हैं, यहीं पर होगा। इसका उद्घाटन हमारे जो डीएम साहब करेंगे और इसका जो है समापन जो कमिश्नर साहब के द्वारा किया जाएगा। इस ट्रॉफी का नाम क्या रखेंगे? इस ट्रॉफी का हम जैसे कि भी जो है संजय भाई ने बताया कि सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पर यह एक टूर्नामेंट है, जो कि एक कवि भी है, राष्ट्र कवि के रूप में भी रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल के साथ साथ एक कल्चरल के साथ साथ एक प्लेयर्स के रूप में आप उनको कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक रूप में हम लोगों ने ये नाम रखा है। पत्रकार वार्ता में संयोजक प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसीदास, डॉक्टर नीरज खन्ना, आशुतोष प्रजापति, मदन मोहन वर्मा भी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।